चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसमें। अभी आपने क्या देखा कि अगर ये कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड रखा हुआ है जिसकी डेंसिटी है रो, और फ्री सरफेस से h डेप्थ पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर लिक्विड का प्रेशर होगा P इज इक्वल्स टू रो जी एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ h फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक क्लियर कर रहे चीज को कि जो लिक्विड आपने लिया था इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। ठीक, तो एवरी पॉइंट पर इसकी डेंसिटी जो है वो सेम है। ठीक है, इसमें क्या है कि रो कांस्टेंट हो जाएगा, एवरी पॉइंट पर डेंसिटी सेम होगी, जी भी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक, बट जैसे जैसे अगर आप नीचे जाएंगे तो डेप्थ इंक्रीज करेगा, तो डेप्थ इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। यहाँ से हम अगर रो जी को हटा दिया जाए कांस्टेंट टर्म को, तो आपको क्या मिलेगा, P प्रोपोर्शनल टू H। क्लियर है, P प्रोपोर्शनल टू H, यानी फ्री सरफेस से जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करेंगे प्रेशर की वैल्यू क्या करती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। प्रेशर विल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डेप्थ। क्लियर है, तो डेप्थ इंक्रीज करने से प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। ठीक, एक चीज हो गया। अब सपोज आपको फ्री सरफेस से H1 और H2 डेप्थ पर दो डिफरेंट पॉइंट दिए गए हैं और उनके बीच का प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, सिंपल सा यहीं से यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या लिख लेता हूं मैं, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, कोई भी आप दो पॉइंट ले लीजिए। सपोज आपने ले लिया पॉइंट A और यहां पर कोई है पॉइंट B। क्लियर, पॉइंट A का डेप्थ है H1 और पॉइंट B का डेप्थ है H2 फ्रॉम द फ्री सरफेस। क्लियर, तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B निकालना है। तो अभी क्या करेंगे, पहले PA लिखा जाए। PA की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर एट पॉइंट A, इसका प्रेशर हो जाएगा रो जी और H1 आएगा, इसका डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। PB कितना होगा, PB विल बी इक्वल टू रो जी इनटू फ्री सरफेस से पॉइंट B का डेप्थ लेंगे यहाँ पर हम, तो ये कितना हो जाएगा H2, दिस विल बी H2। नाउ द प्रेशर बिटवीन, प्रेशर एट A एंड B हमने निकाल लिया, अभी हमें निकालना है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब एक बात ध्यान दीजिए आप, किस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका डेप्थ ज्यादा है, तो पॉइंट B का प्रेशर ज्यादा होगा और पॉइंट A पर प्रेशर कम होगा। ठीक, तो अगर हम फाइंड आउट करें PB माइनस PA, दिस विल बी इक्वल टू PB माइनस PA। जब आप करोगे तो क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, या एक बार लिख लेता हूं मैं, रो जी H2 माइनस रो जी H1। सो implies that PB minus PA equals to rho g will common here, rho g को कॉमन कर सकते हैं, and into H2 minus H1। now ये H2 minus H1 क्या है, H2 is the depth of point B, H1 is the depth of point A, H2 minus H1 जो होगा A और B के बीच का लेवल डिफरेंस होगा। सो दिस इज द लेवल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। चाहो तो आप इसको क्या लिख दो, H लिख दिया जाए, H is the level difference between A and B। Clear? So here I can write PB minus PA will be equal to rho G into H। क्लियर है, बस एक बात ध्यान रखना है, यहां पर H क्या है, लेवल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। क्लियर है, दिस इज द लेवल डिफरेंस। ओके, रो जी एच, वैसा ही फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पर भी, जैसा प्रेशर का था वैसा प्रेशर डिफरेंस का भी फॉर्मूला आ रहा है। क्लियर हो रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भी हम लोगों ने देख लिया है।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अगला पॉइंट। चलिए यहाँ पर लिक्विड प्रेशर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? सम इम्पॉर्टेंट properties of fluid pressure when container is at rest। ठीक है, जब कंटेनर रेस्ट में है तो फ्लूइड प्रेशर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला प्रॉपर्टी हम लिखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। नंबर 1 क्या लिख सकते हैं? आपने अभी देखा कि जैसे जैसे हम फ्री सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं, प्रेशर इंक्रीजिंग विथ increase in depth, that is what? Pressure is proportional to depth from the free surface। क्लियर है? ये बात याद रखेंगे। ठीक, इस चीज से एक बात और भी समझ सकते हैं। चलिए इसको हम कंबाइन कर देंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट में। ठीक है, दूसरा सेकेंड नंबर पॉइंट, फ्लूइड always exerts perpendicular force on the solid surface in contact। solid surface in contact। क्लियर? ये बात भी हमने पहले डिस्कस किया था कि फ्लूइड ऑलवेज एक्सर्ट्स परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द सॉलिड सरफेस इन कांटेक्ट। इन दोनों पॉइंट को एक साथ यहां पर थोड़ा सा समझा जाए फिगर में। आप देखिए, सपोज करिए दिस इज अ कंटेनर हैविंग लिक्विड ऑफ सम डेंसिटी। ठीक, जो भी इसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, टॉप सरफेस पर उसका डेप्थ 0 है। फ्री सरफेस पर अगर हम बात करें तो फ्री सरफेस पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक, क्योंकि उसके ऊपर में कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस नहीं है। हमने कोई कंसीडर नहीं किया है गैस के बारे में। कोई सराउंडिंग जो एयर होता है, एयर भी हमने अभी कंसीडर नहीं किया है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे ना। तो जैसे जैसे अगर आप फ्री सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर मैं साइड वॉल्स की बात करूं, साइड वॉल्स पे, तो लिक्विड जो होगा साइड वॉल पर फोर्स किधर लगाएगा? इस साइड वॉल के परपेंडिकुलरली। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। तो यहां पर अगर हम डायमेट्रिकली शो करने की कोशिश करें तो कैसा फिगर बनेगा?
इस पॉइंट पर ऐसा प्रेशर, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आप इसको दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूँ। दिस इज द प्रेशर या फोर्स यू कैन से। और नीचे जाएंगे तो प्रेशर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और भी नीचे जाएंगे तो प्रेशर और भी बड़ा होगा। इस तरीके से प्रेशर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है बात आपको। सबसे ज्यादा प्रेशर जो होगा वो कहाँ पर होगा? बॉटम पॉइंट पर, क्योंकि इसकी डेप्थ सबसे ज्यादा है। ठीक, तो बॉटम पॉइंट पर अगर प्रेशर की बात की जाए तो सबसे बड़ा होगा, यानी इससे भी बड़ा एरो हम लोग बनाएंगे। और इस पर अगर फोर्स, अगर इस वॉल पर अगर फोर्स का डायरेक्शन देखना चाहेंगे तो किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से। और इस पर हम लोग जो एरो बनाएंगे उसकी साइज क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि डेप्थ सबकी यहां से क्या है? सेम है, तो एवरी पॉइंट पर यहां पर प्रेशर की वैल्यू भी सेम होगी। दिस इज क्लियर हो रहा है ये बात? दोनों डायग्राम क्लियर हो रहा है? ठीक है, लेफ्ट वाले पर भी जैसा राइट का फिगर बनाया आपने वैसा ही लेफ्ट वाले पर भी प्रेशर एक्ट करेगा। ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं आगे हम लोग। 1, 2, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर, at a point in liquid at rest, pressure is equal in all direction, equal in all direction। ठीक है, क्या कह रहा है इस बात को समझिए। एट ए पॉइंट इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर अगर कोई भी एक पॉइंट लिया जाए एट रेस्ट, लिक्विड रेस्ट में है, तो उस पॉइंट पर प्रेशर जो होगा, प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, इसको डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। क्या मिलेगा मुझे? डायग्राम समझिए। कह रहा कि लिक्विड के अंदर अगर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, सपोज ये है, ये पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर का डायरेक्शन होगा फ्रॉम ऑल डायरेक्शन सेम होगा, और इस पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो भी प्रेशर होगा वो हर एक डायरेक्शन में सेम होगा। यानी ये थियरी मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि अगर बाहर से देखा जाए, इधर से प्रेशर की वैल्यू, इधर से प्रेशर की वैल्यू, ये सारा प्रेशर का वैल्यू सेम होगा। क्लियर है? ऐसे थोड़ा सा कंटेनर को बड़ा कर लीजिए। अगर कोई यहाँ पे एक पॉइंट में लेता हूँ, ये पॉइंट ले लीजिए सपोज ये पॉइंट, तो इस पॉइंट से राइट में जितना प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, लेफ्ट में भी उतना ही प्रेशर एक्ट हो रहा होगा, डाउन में भी सेम प्रेशर एक्ट हो रहा है, अप में भी सेम प्रेशर एक्ट हो रहा है। अगर मैं इनको नाम दूं P1, दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज P4, so P1 will be equal to P2 equals to P3 equals to P4। ठीक है, एक ही किसी गिवन पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। इवन अगर आप इस डायरेक्शन में लेते हैं कोई प्रेशर, ऐसे ले लेते हैं इसको, सपोज आपने नाम दिया P4, सॉरी 1 2 3 4 5, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू P5, ये भी होगा P5 इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो रही बात हमारी? तो ये पॉइंट था थर्ड नंबर, एट ए पॉइंट इन लिक्विड एट रेस्ट प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट हम क्या यहाँ से प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं लिक्विड प्रेशर की।
Suppose this is a container. Container is at rest, so liquid must be rest. यहाँ पे liquid है, ठीक. अब सपोज करिए, थोड़ा सा इसको मैं कम कर दूं. We have 2 points A and B in same horizontal level. A और B सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है. तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पॉइंट A और पॉइंट B अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है तो दोनों पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी. क्लियर है? पॉइंट A और पॉइंट B पर प्रेशर का वैल्यू सेम होगा इफ लिक्विड इज एट रेस्ट. इस बात को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सुनिए, हमने कहा कि A और B पर प्रेशर का वैल्यू सेम है अगर वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है. तो इसको प्रूफ किया जाए. इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, A और B से एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और 2 वर्टिकल सरफेस एरिया लिया मैंने इस पॉइंट के अराउंड. ऐसे एक सरफेस एरिया लिया, स्मॉल एरिया है ये, ठीक है, और ऐसे सेम एरिया का एक यहां भी है. यानी इस लाइन को एक्सिस मानते हुए मैं एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, इमेजिनरी सिलेंडर, लिक्विड का ही. क्लियर? इट इज एन इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ लिक्विड, सेम लिक्विड. अब समझिएगा कि ये जो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. सपोज इसका एरिया कितना है, A है, एरिया A मान लीजिए इसका, दोनों बेस का एरिया A हो गया और एक कर्व सरफेस. तो इस लिक्विड के पास 3 सरफेस हो रहे हैं, 2 बेस हो गया और एक कर्व सरफेस हो गया. इस वाले सरफेस पर जो लेफ्ट वाला सरफेस है, बेस है, इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा? इसके परपेंडिकुलरली. कौन लगा रहा होगा? लेफ्ट वाला लिक्विड इनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ठीक. हम इसे एक अपना सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं. तो इस पर फ्लूइड प्रेशर किधर से लगेगा? सराउंडिंग फ्लूइड के द्वारा, चारों तरफ से. क्लियर? तो इधर से लेफ्ट से जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक, लेफ्ट के लिक्विड के द्वारा राइट वर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा. इस वाले सरफेस से फोर्स लेफ्ट में लग रहा होगा. क्लियर? इस पॉइंट पर अगर प्रेशर P है तो फोर्स कितना लगेगा? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक. इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सपोज करो P1 है और इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सपोज करो P2 है. तो फोर्स कितना लगेगा? प्रेशर इनटू एरिया, P2 इनटू A. क्लियर हो रहा है ना? इस सिलेंडर के ऊपर जो कर्व सरफेस है उस पर परपेंडिकुलरली इस तरीके से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे और नीचे से भी ऐसे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सिस से पास होता हुआ फोर्स लग रहा होगा. इस सिलेंडर का एक वेट भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, वेट. अब जो 2 फोर्स लग रहे हैं, ये वाले फोर्स से डाउनवर्ड में और ये वेट को बैलेंस करेगा ये, तो इस y एक्सिस के अलावा बैलेंस हो जाएगा. अब एक और बात ध्यान देना है कि फॉर दिस सिस्टम सिंस दिस हैज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, अगर इसे सिस्टम मानते हैं और इस सिस्टम के पास हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो लेफ्ट का फोर्स इक्वल टू राइट का फोर्स. तो राइटवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन है? P1 इंटू A इक्वल टू लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स P2 इंटू A. यहां से A क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है. तो क्या यहां पर मिला? हेंस P1 इक्वल टू P2. यानी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर लिक्विड एट रेस्ट के अंदर में 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है तो उन दोनों पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी. ठीक है? तो यहां से स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं आप? ये 4th स्टेटमेंट क्या निकलेगा? अच्छा, एक बात और भी क्लियर कर लीजिए कि अगर इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, और इसे पूरी लाइन बना दीजिए आप, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू सेम होगा. क्लियर हो रहा है हमारा बात? अब देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज 19.39. चलिए आगे चल रहा है, वीडियो कंटिन्यू है अभी. तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के एवरी पॉइंट पर प्रेशर सेम है और उस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप रोटेट कर दीजिए, हॉरिजॉन्टली रोटेट कर दीजिए, जैसे ये एक लाइन है, अगर इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट कर दीजिए तो क्या बनेगा? स्ट्रक्चर एक प्लेन बनेगा. तो
तो उस प्लेन के एवरी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। ठीक, यानी हम ये कहें कि लिक्विड के अंदर में कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया जाए तो उस प्लेन के एवरी पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू सेम होगा। मैंने रोटेट करने का सेंस क्या था कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के एवरी पॉइंट पर प्रेशर सेम है, तो अगर इस लाइन के परपेंडिकुलरली एक दूसरी लाइन हम लेते हैं, ठीक उसी प्लेन में, ठीक है ना, सेम प्लेन में कई सारे लाइंस लेते हैं, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट सबके लिए कॉमन है। ठीक, तो सिंस इसके एवरी पॉइंट पर प्रेशर सेम है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट सारे लाइंस पर पड़ रहा है, तो ये बात सारे लाइंस के लिए वैलिड होगी। ठीक, यानी आप कह सकते हैं लिक्विड प्रेशर at each point on a horizontal plane, liquid pressure at each point on a horizontal plane in liquid at rest is सेम। ठीक है, उसके एवरी पॉइंट पर लिक्विड प्रेशर सेम होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से एक और भी स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। देखिएगा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट नंबर 4-5। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि free surface of liquid at rest is always horizontal। क्या कह रहा है कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, यानी अगर लिक्विड रेस्ट में है तो जो उसका फ्री सरफेस होता है, यानी टॉप का लेयर जो होता है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक, इस बात को हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए सपोज करिए दिस इज अ कंटेनर। ठीक, आपको स्टेटमेंट में कहा गया है कि फ्री सरफेस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी उल्टा मान लीजिए, थोड़ा उल्टा मान करके क्वेश्चन को प्रूफ किया। मान लिया कि ये फ्री सरफेस ऐसा नहीं है, ऐसा है, कर्व थोड़ा अब सपोज कर लिया मैंने, एंड कंटेनर इज एट रेस्ट, ये रेस्ट में है। ठीक है, ये आपका लिक्विड हो गया। तो एक बात बड़ा सिंपल सा क्लियर सा है, अभी आपने कहा कि अगर लिक्विड के अंदर में दो पॉइंट लिए जाए, these are the 2 points 1 and 2, 1 and this is point 2 in same horizontal level। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिए जा रहे हैं, तो और लिक्विड के यहाँ कोई फ्लो नहीं है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक, जब फ्लो नहीं है तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, जैसा कि हमने अभी पिछले वाले में प्रूफ किया है। क्लियर है? तो चलिए यहां से इसका डेप्थ हमने एज्यूम कर लिया h1 और इसका डेप्थ एज्यूम कर लिया h2। क्लियर है? जब आपने h1 और h2 एज्यूम कर लिया तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, अभी पढ़ा आपने, प्रॉपर्टी को यूज करिए, ये वाली प्रॉपर्टी P1 must be equal to P2, P1 equal to P2 because there is no flow of liquid across 1 and along 1 and 2, between 1 and 2। ना P1 इक्वल टू यहाँ का प्रेशर कितना होगा, P का फॉर्मूला होता है रो जी एच, रो जी H1 इक्वल टू रो जी H2। अब दोनों तरफ से रो जी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट H1 इक्वल्स टू H2, यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का
फ्री सरफेस से डेप्थ सेम होगा। ये H1 और H2 बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि 1 से फ्री सरफेस की हाइट और 0.2 से फ्री सरफेस की हाइट क्या होगी, सेम होगी। और ये दोनों हाइट सेम होने का मतलब ये लाइन कर्व नहीं हो सकती, ये लाइन कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि क्या फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक, यानी अगर किसी भी समय अगर आपको दे रखा है कि ये कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड का शेप ऐसा है, ठीक है, ठीक, और फ्री सरफेस ऐसा है, तो ये सीधी सी बात है कि ये कंटेनर रेस्ट में नहीं होगा, डेफिनेटली ये कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा होगा। अब वो राइट में एक्सेलरेट हो रहा है या लेफ्ट में एक्सेलरेट हो रहा है, ये थोड़ी देर बाद हम लोग सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा नंबर पॉइंट था, 5 नंबर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी हम। पॉइंट 6 देख लीजिए आप इसको। पॉइंट 6 में क्या बोल रहा हूं मैं, pressure at a point does not depends on the shape of liquid column. क्या है कि अभी हम लोगों ने देखा कि H डेप्थ पर जब आप प्रेशर निकाल रहे थे फ्री सरफेस से, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ रहा था, H रो जी, ठीक, रो और जी कांस्टेंट टर्म है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ हो रहा है। ठीक, यानी प्रेशर केवल डेप्थ पे डिपेंड करता है, ना कि वो जो लिक्विड का कॉलम है वो किस शेप का है, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। कहने का सेंस मेरा ये है, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लूँ और कंटेनर ऐसा लूँ सीधे और वर्टिकली इसमें लिक्विड फिल कर दूँ इस तरीके से, ठीक, यहाँ पर जो लिक्विड कॉलम है वो वर्टिकल है और एक लिक्विड यहाँ पे एक कंटेनर हमने इस तरीके का इस शेप का लिया, ऐसा कुछ, ठीक, ठीक, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक हमने इसमें लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है, इसमें ऐसा लिक्विड फिल है, ठीक है ना। दिस इज द पॉइंट 1 एंड दिस इज द पॉइंट 2। हियर इन दोनों कॉलम में आप देख सकते हैं एक कॉलम इंक्लाइन है और एक कॉलम वर्टिकल है, बट दोनों में हाइट जो है वो सेम है, ठीक है। तो लिक्विड कॉलम की हाइट दोनों में सेम है, या फ्री सरफेस से बात किया जाए तो दोनों में डेप्थ की वैल्यू सेम है, और जब डेप्थ सेम है और लिक्विड भी सेम लिए गए हैं जिनकी डेंसिटी सेम है, इसका भी रो इसका भी रो, ठीक है, सेम लिक्विड है, डेप्थ भी सेम है, भले यहाँ कॉलम इंक्लाइन है यहाँ पर कॉलम वर्टिकल है, लेकिन प्रेशर 1 और 2 दोनों पर सेम होगा। बात क्लियर हो रही है, क्योंकि प्रेशर कॉलम के शेप पर डिपेंड नहीं करता है, केवल डेप्थ पे डिपेंड करता है, इस बात को याद रखना है। हेंस P at point 1 will be equal to P at point 2 and that will be equal to rho g h। क्लियर है, ये ध्यान रखिए, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर, 4 है 6 था शायद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो भी नंबर होगा वो लगा दीजिए, ठीक। 6 7 नंबर पॉइंट देखा जाए, इसमें एक और प्रॉपर्टी देखा जाए। सपोज करिए दिस इज अ कंटेनर, ये कोई एक बेस कंटेनर हो गया, इस कंटेनर से अलग अलग शेप के कुछ हमने कनेक्ट कर दिए कॉलम्स,
लाइक ये। चलिए अब इसमें समझिए, ये कंटेनर है कुछ 1 2 3 4, इन सब का बेस एक बड़े से कंटेनर से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये ओपनिंग से इनकी ओपनिंग से अगर किसी एक से लिक्विड फिल किया जाए, तो सपोज हम 1 से लिक्विड फिल कर रहे हैं, तो पहले वो बॉटम मोस्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फिल होगा। तो सपोज करिए कि हमने इसमें ऐसे लिक्विड डाला, ये पूरा फिल हो गया, ठीक है। इसके फिल होने के बाद बारी आती है ऊपर लिक्विड जाएगा। फाइनली जब भी आप लिक्विड फिल करते रहें कंटिन्यूअसली, सब में लिक्विड का लेवल इंक्रीज होता रहेगा। अगर आप फाइनली छोड़ देते हैं तो जो लिक्विड का फाइनल लेवल होगा सब में वो सेम होगा। लिक्विड कॉलम की हाइट सब में सेम होगी। चिड़िया बोल रही है तो नॉइज आ रहा होगा वीडियो में, तो आप ईयरफोन ना लगा करके आप इसको डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप पे या मोबाइल से सुनिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा। वैसे भी माहौल बहुत अच्छा है, चिड़िया बोल रही है, चहचहा रही है, यहाँ कोयल भी कूक रही है थोड़ी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे माहौल अच्छा बना हुआ। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्या है यहाँ पे कि फाइनली हम क्या यहाँ पर स्टेटमेंट क्या देना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर पॉट कनेक्टेड हैं, कंटेनर कनेक्टेड है डिफरेंट डिफरेंट शेप के, ठीक, उसमें जो लिक्विड का हाइट होगा वो सब में सेम आएगा, ठीक। भले उनका लेंथ अलग अलग हो, देखिए इन सब की लेंथ, लिक्विड कॉलम की लेंथ या उनके अंदर वाटर का अमाउंट या लिक्विड का अमाउंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो हाइट होगा यहाँ से वो सेम होगा। इसको किस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं? इसको स्टेटमेंट को इस तरीके से बोलते हैं हम लोग कि लिक्विड ऑलवेज अटेन्स इट्स लेवल। लिक्विड जो होता है हमेशा अपने लेवल को अटेन करता है, ठीक, खुद से, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया तो 1 और 2 और 3 और 4 के ठीक नीचे कुछ पॉइंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर 1, point number 2, point number 3 and this is point number 4. अब एक बात आप यहाँ से कह सकते हैं कि since it is a horizontal line and liquid is at rest, then pressure at 1, 2, 3 and 4 must be same. सब पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। P1 equal to P2 equals to P3 equals to P4। चूंकि प्रेशर सेम होगा और डेंसिटी एवरी पॉइंट पर सारे लिक्विड सेम है, तो अगर वैल्यू पुट करोगे तो रो जी वाला टर्म यहाँ हर जगह कैंसिल हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या मिलेगा, H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू H3 इक्वल्स टू H4, यानी सब में हाइट की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 7 नंबर पॉइंट, इतने काफी है, बहुत हो गया। प्रॉपर्टीज हो गई काफी सारी, फोर्स के बारे में भी मैंने बता दिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब हम लोग। या एक और पॉइंट लिख लीजिए आप 7 8 नंबर। सपोज करिए कोई इस तरीके का कंटेनर है, क्लियर, दिस इज ए काइंड ऑफ कंटेनर, ठीक। अब इसमें मैंने लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। अगर आपने लिक्विड फिल कर दिया, सपोज यहां तक लिक्विड फिल है,
Suppose we have 2 points, point number 1 and point number 2. This is the point. क्लियर? इस तरीके से शेप है कंटेनर का, ठीक, एक टाइप की ट्यूब हो गई। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2? प्रेशर ज्यादा कहाँ पर होगा? डेफिनेटली पॉइंट 2 पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि फ्री सरफेस से अगर देखा जाए तो इसका डेप्थ ज्यादा है और 1 पर प्रेशर कम होगा। सपोज करो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच का लेवल डिफरेंस जो है वो है h। फिर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 will only depends upon the level difference between the point 1 and 2. That will not depend upon the shape of the container. कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो केवल और केवल पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के लेवल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी अगर हम लिखें P2 माइनस P1, सो दिस विल बी इक्वल टू रो जी इंटू लेवल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड दैट इज h। P2 माइनस P1 की वजह हुई रो जी h। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं इससे रिलेटेड। आगे देखिए, इसी से बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज इट्स अ सेमी सर्कुलर ट्यूब। ये सेमी सर्कुलर है जिसकी रेडियस है r। इस ट्यूब में कंप्लीटली लिक्विड फिल कर दिया गया है। सपोज ये इसमें लिक्विड भर दिया, कोई भी लिक्विड है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है रो, ठीक। ये ट्यूब का रेडियस हो गया r, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव 2 पॉइंट्स, दिस इज द पॉइंट नंबर 1 and this is the point number 2. Clear? This is making angle 30 डिग्री। ये 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, और ये 30 डिग्री बना रहा है वर्टिकल से। ये 30 डिग्री बना रहा है वर्टिकल से, 30 डिग्री। क्लियर? तो कह रहा है फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 1। यानी आपसे पूछ रहा है P2 माइनस P1 इज व्हाट। क्लियर? सिंपल सा यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच, वेयर h इज द लेवल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। चलिए निकालते हैं सोल्यूशन। P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी इंटू लेवल डिफरेंस निकालते हैं। दिस इज द रेडियस r, ठीक है। ये इसकी जो लेंथ होगी वो है r। यहां से आप परपेंडिकुलर डालिए इस पे, और यहां से भी परपेंडिकुलर डालिए ऐसे, ठीक है। अगर ये r है और ये एंगल 30 है तो ये लेंथ कितना होगा आप देख सकते हैं। r का कंपोनेंट निकालिए इधर से, ये वाला जो डेप्थ मिलेगा ये कितना मिलेगा? r sin 30 डिग्री। सो दिस विल बी r sin 30 डिग्री, ठीक। उधर की तरफ एंगल निकाल लेते तो कॉस मिलता है, और इधर की तरफ ये कंपोनेंट तो साइन मिलेगा। दिस विल बी, ये वाली लेंथ ध्यान से देखिएगा, ये वाली लेंथ कितनी आएगी? r sin 30 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला है r, तो इसका जब कंपोनेंट इधर की तरफ निकालेंगे तो ये पूरी लेंथ मिलेगी इतनी से यहां तक, ये वाली लेंथ, ठीक। ये जो लेंथ मिलेगा ये कितना मिलेगा? दिस इज द r cos 30 डिग्री। ये वाले r, इस वाले r का, जैसे मैं पेन लगा रहा हूं, इस पेन का कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो कितना आएगा? r cos 30 डिग्री। तो देखिए पॉइंट 2 का डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस कितना है? r cos 30, और पॉइंट 1 का डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस कितना है?
r sin 30। तो r cos 30 से अगर r sin 30 को माइनस कर दो तो लेवल डिफरेंस मिल जाएगा। तो इनका जो लेवल डिफरेंस होगा वो होगा r cos 30 माइनस r sin 30 डिग्री। क्लियर? क्या मिला आपको यहाँ पर? यू विल गेट P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी, r कॉमन होगा दोनों साइड से, अंदर में cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 इक्वल टू √3/2 माइनस sin 30 का वैल्यू 1/2। क्लियर? आप 2 यहाँ से क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। ठीक, तो आपको कितना मिलेगा आंसर? P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी आर अपॉन 2 इंटू ऊपर में होगा कितना? √3 माइनस 1। दिस इज द आंसर। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 2 एंड पॉइंट 1। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि थोड़ा सा और आप समझ जाएंगे। ठीक, चलिए बड़े पॉज करके क्वेश्चन को एक बार आप खुद से सॉल्व करिए, फिर आगे प्रोसीड होंगे। ठीक है, चलिए सपोज करो ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लाइनेशन दे रखा है थीटा। ठीक, ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, रफ है। इसके ऊपर एक कंटेनर हमने इस तरीके से रखा हुआ है, इट्स ए कंटेनर। ये एक कंटेनर है, सिलिंड्रिकल कंटेनर। इसमें हमने लिक्विड फिल कर दिया। जब आप इसमें लिक्विड फिल करेंगे तो लिक्विड एक हॉरिजॉन्टल लेवल में होगी, ऐसे। ठीक, इस तरीके से अपर सरफेस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है लिक्विड का, मैंने बताया था। दे रखा है कि ये जो पॉइंट, इसको कोई पॉइंट एज्यूम करो, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। क्लियर? ये वाला जो पार्ट है ये है H1 और ये जो लिक्विड का लेंथ इधर है ये वाला पार्ट है H2। यानी इंक्लाइन प्लेन से इसका टॉप जो है पॉइंट का वो H1 हाइट पे है और यहाँ से वो H2 पे है। द क्वेश्चन इज फाइंड P2 माइनस P। ठीक है, P2 माइनस P1 आपसे पूछना है। क्लियर? इसको पहले पॉज करिए, पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से एक बार अटेम्प्ट करिए। नहीं होता है देन आप आगे इसमें वीडियो में प्रोसीड करिए। ठीक, चलिए ट्राई किए, कर लिए तो ठीक है, फिर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर यहाँ देख लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस पॉइंट पर प्रेशर सॉल्यूशन, किस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा, पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर। तो अगर जब भी लिक्विड के फ्री सरफेस से ऊपर से चलेंगे नीचे की तरफ तो पहले कौन सा पॉइंट आएगा? ए आएगा। और नीचे आएंगे तो कौन सा? लास्ट में आएगा आपको पॉइंट बी। यानी पॉइंट बी का डेप्थ ज्यादा है तो पॉइंट बी पर प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होगा और पॉइंट ए पर प्रेशर कम होगा। ठीक है, चलिए आप पहले प्रेशर एट पॉइंट ए निकाल लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? रो जी इंटू डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस, यानी ये वाला पार्ट। देखिए अगर मैं इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ बढ़ूं तो फ्री सरफेस से ये डेप्थ मिलेगा हमको। ठीक, ये डेप्थ मिलेगा, या चाहे तो आप कह सकते हैं कि ये वाला डेप्थ मिलेगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एंगल है थीटा। ठीक, जब भी कोई सिस्टम, मैं आपको यहां समझाता हूं,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कंटेनर मान लो पहले ऐसे रखा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को जितना आप टर्न करेंगे वर्टिकल से उतना ही एंगल पर कंटेनर भी टर्न करेगा। ठीक, या फिर आप कितनी बार इसको देख चुके हैं, समझ चुके हैं, वर्टिकल लाइन अगर बनाया जाए तो ये जो एंगल होगा वो भी होगा थीटा। ठीक, वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल 9 थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। या सिंपली आप इसको बोलिए ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये हाइट कितनी है h1 है, तो ये h1 है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो h1 cos थीटा आएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो h1 sin थीटा है। जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वही ये हाइट है। ठीक है, तो इस हाइट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी h1 cos थीटा। क्लियर है। सिमिलरली अगर आप यहां देखते हैं, ये देखिए ये है h2, ये है h2, ये ब्लू लाइन h2 है, ये वाला डेप्थ हमें देखना है। ठीक, आप समझ सकते हैं ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, दिस इज 90 माइनस थीटा। दिस इज h2, तो जो ये कंपोनेंट मिलेगा वो होगा h2 cos 90 माइनस थीटा, यानी h2 sin थीटा, और ये आएगा h2 cos थीटा। ठीक है, तो प्रेशर एट बी अगर निकालोगे, प्रेशर एट बी, दिस विल बी इक्वल टू रो जी इंटू h2 cos थीटा। तो पी माइनस पी ए इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन हो जाएगा, रो जी कॉमन हो जाएगा, cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो रो जी इंटू h2 माइनस h1 इंटू cos थीटा। ठीक, इसको ज्योमेट्री को एक बार अच्छे से समझिए इसको। ठीक है, पॉज करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में है एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक देखते हैं। फोर्स exerted by liquid on the vertical wall of a dam। डैम जानते हैं ना आप सब? ठीक है, जो भी कोई अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है, दोनों साइड से जो वर्टिकल वॉल्स बनाई जाती है। ठीक है, देखिए वो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड होगा फिगर से। ठीक, सपोज करिए कि जो डैम है, भाई कुत्ते भी बोलने लगे अभी तो, चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी देर क्या है, इसको बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ पहले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अगर आपने देखा होगा कि जो डैम की वॉल होती है, वर्टिकल वॉल, वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक, ये फ्रंट व्यू में दिखा रहा हूँ, लिक्विड इस तरीके से फिल है। ठीक है, ठीक, क्या होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि जो डैम की साइड वॉल होती है, ऊपर में थिन और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो ठीक होती चली जाती है, ऐसा क्यों बनाया जाता है?
ठीक, उसका रीजन बड़ा ही सिंपल है, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अभी हमने देखा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये वॉल बॉटम मोस्ट पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, तो उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए जो बॉटम की थिकनेस होती है वॉल की वो ज़्यादा रखनी पड़ती है। ये ज़्यादा होगा फिर जैसे हम आप चाहें तो पूरा भी ऐसा वॉल बना सकते हैं। ठीक, ऐसी वॉल पूरी बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपका पार्ट ये वेस्टेज जाएगा, है ना, इतना वेस्टेज जाएगा, तो हमें ईंट भी बचानी होती है। ठीक है, चलिए, तो बात क्लियर हो गया कि क्यों यहाँ पर डेप्थ नीचे में, सॉरी जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो थिकनेस बढ़ती क्यों है, ये क्लियर हो रहा है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो वर्टिकल वॉल है इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो थ्रस्ट एक्ट कर रहा है वो थ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी, वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बाय द लिक्विड। क्लियर है, यही हमें फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक, एक बात अलग समझिए, ये जो वॉल है इस वॉल के क्रॉस सेक्शन को मैंने बनाया है यहाँ पे, अगर इस वॉल के एवरी पॉइंट पर प्रेशर सेम होता, अगर प्रेशर सेम होता तो इस वॉल पर फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला टॉपिक में हमने पढ़ाया था, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अगर प्रेशर फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेते अगर एवरी पॉइंट पर प्रेशर सेम होता तो। बट यहाँ पर वॉल के एवरी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम नहीं है, प्रेशर वेरिएबल है। जैसे जैसे आप डेप्थ में नीचे की तरफ मूव करेंगे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट इज प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। और हमने आपको बताया था कि जब भी प्रेशर फंक्शन होता है पोजीशन का, उस केस में एफ के जगह पे आप डीएफ लिखिए, प्रेशर का फॉर्मूला एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन लिखिए, ठीक, और एरिया की जगह पर डीए लिखिए। यानी आप किसी एक एलिमेंटल एरिया पर फोर्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट करिए और उसके बाद पूरे सरफेस एरिया पर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, चलिए सीखते हैं इसको। क्या है, जैसे जैसे डेप्थ नीचे होगा प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो कोई भी एक ऐसा लेयर लीजिए जिसके एवरी पॉइंट पर प्रेशर सेम हो। तो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होगा एवरी पॉइंट पर। तो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली, सपोज ये हॉरिजॉन्टल, ठीक, ऊपर से कितने डेप्थ पे लाइन लिया है, एच डेप्थ पर, ठीक, और यहाँ पर एवरी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, P इक्वल टू रो जी इंटू एच। क्लियर है, उस लाइन के ठीक नीचे dy डिस्टेंस या dh डिस्टेंस नीचे एक दूसरी लाइन दे दी हमने। ठीक, ये जो दोनों लाइंस हैं इनके बीच का गैप बहुत ही कम है, और जब गैप बहुत कम होगा तो उनका प्रेशर डिफरेंस भी बहुत कम होगा। यानी उसके अंदर जितने भी इस स्ट्रिप के ऊपर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उन पॉइंट्स पर प्रेशर हम सेम मान सकते हैं एवरी पॉइंट से। ठीक, तो इस स्ट्रिप के ऊपर हम प्रेशर सेम मानेंगे एवरी पॉइंट पर, और लेफ्ट का जो लिक्विड होगा इस पर फोर्स किधर लगाना होगा, राइट वर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो सपोज करो वो फोर्स कितना है, डीएफ है, तो डीएफ विल बी इक्वल टू कितना, प्रेशर इनटू डीए, डीए इज द एरिया ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट, तो डीएफ इक्वल्स टू प्रेशर कितना है, रो जी एच इनटू इस स्ट्रिप की एरिया कितनी हो जाएगी। अब हमको कुछ चीजें दी गई है, आप एज्यूम करके चलेंगे। ये जो वॉल है इसका बेस लेंथ है बी, ये विड्थ हो गई, और इसका जो हाइट है टोटल हाइट ऑफ द वॉल इज कैपिटल एच, ये गिवन है हमको। ठीक, तो इस स्ट्रिप का जब एरिया निकालेंगे तो विड्थ है बी और थिकनेस है डी एच। तो एरिया की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, एरिया की जगह पर बी इंटू डी एच। क्लियर, नाउ df will be equals to rho g into d, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो h वेरिएबल है यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ h इंटू डी एच। क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ h डी एच, h कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये स्ट्रिप मिनिमम आप टॉप पे ले सकते हैं और मैक्सिमम बॉटम पे ले सकते हैं, यानी h की वैल्यू मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम
कैपिटल एच होगी, तो इट विल बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल एच, दिस इज 0 टू एफ, ठीक है। सो दिस एफ इक्वल टू क्या आया, रो जी बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एच डी एच क्या होगा, एच स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, क्या मिलेगा आपको, सीधे आएगा कैपिटल एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ डैम, ठीक। तो इसके ऊपर बाहरी डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, रो जी बी इंटू एच स्क्वायर बाई 2। ये हो गया आपको हॉरिजॉन्टल, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं एफ एच, एच फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्लियर है। चलिए अब इस चीज को थोड़ा समझा जाए दूसरे तरीके से, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसी को कन्वर्ट करते हैं दूसरे तरीके से। तो एफ एच इक्वल टू कितना आया आपको, एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू, देखिए इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं रो जी एच डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई रो जी, और एक एच यहां से ले लिया मैंने, एक एच बचा हुआ है तो एच इंटू बी या बी इंटू एच, ऐसे लिख दीजिए, ठीक। मैं ये फिगर मिटा रहा हूं थोड़ा, ठीक है। या फिर फिगर मत मिटाइए, अभी इसके जरूरत पड़ेगी। फोर्स का जो फॉर्मूला आ रहा है, दिस फोर्स एफ एच इक्वल टू कितना आ रहा है बोलिए, दिस इज, इसके जगह पे और लिखिए 0 प्लस रो जी कैपिटल एच बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया, ठीक। ये जो वर्टिकल वॉल है इसकी टोटल एरिया कितनी होगी, कैपिटल एच इंटू बी या बी इंटू एच, दिस इज द वर्टिकल एरिया ऑफ द साइड वॉल, क्लियर है। इसको चाहो तो कैपिटल ए लिखा जाए या ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी का मतलब होता है वर्टिकल एरिया, ठीक है। तो वर्टिकल एरिया हमने ले लिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एफ एच इक्वल टू कितना आया है, एफ एच इक्वल टू 0 प्लस रो जी एच बाई 2। 0 क्या है, 0 इज द प्रेशर एट टॉप पॉइंट, रो जी कैपिटल एच क्या है, प्रेशर एट बॉटम पॉइंट, बॉटम पॉइंट पर प्रेशर होगा, रो जी कैपिटल एच, ठीक। यानी हम कह सकते हैं कि पी टॉप प्लस पी बॉटम डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी, पी टॉप प्लस पी बॉटम डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी। यानी जब भी हम इस तरीके का प्रेशर फोर्स फाइंड आउट करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट करेंगे किसी भी वर्टिकल सरफेस एरिया पर, तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, पी टॉप प्लस पी बॉटम डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी, क्लियर है, बड़ा ही सिंपल है। तो एक बात और समझिए, यहां पर हम बता रहे हैं कि इसको और भी आप आगे क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू, एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू, ये क्या है, एवरेज प्रेशर इसको कर सकते हैं, एवरेज प्रेशर। सो पी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई ए वर्टिकल, ऐसे भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वर्टिकल एरिया, क्लियर हो रहा है। ये बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तो बिना इंटीग्रेशन के सहारे आप आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगा आप क्या किस तरीके से निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू क्या होगा, टॉप का प्रेशर 0 है, बॉटम का प्रेशर रो जी बी रो जी एच, तो 0 प्लस रो जी कैपिटल एच बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई वर्टिकल एरिया कितनी होगी, बी इंटू एच। सिंपल है, फॉर्मूला क्या आ गया, एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू रो जी एच स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाई 2, सेम रिजल्ट जो कि इंटीग्रेशन मेथड से भी आ रहा है। एक बात और समझना है यहाँ पे कि यहाँ पर ये मेथड अप्लाई हो रहा है, यानी एवरेज मेथड अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है, मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि जब भी फंक्शन लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर वेरिएशन होता है, वहां पर आप एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड। यानी देखो क्या होगा, फोर्स जब आप निकाल रहे थे डीएफ बराबर प्रेशर इंटू एरिया, डीए कर रहे थे आप, तो डीएफ की जो वैल्यू निकाली थी आपने, यहाँ पर प्रेशर का जो वैल्यू आया था वो था रो जी स्मॉल एच इंटू डीए।
अब थोड़ा ध्यान दीजिए, स्मॉल h जो है इसका पावर क्या है, 1 है। यहाँ जो df जो फोर्स आ रहा है h का पावर 1 पर यहाँ डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो रही है? तो लीनियर वेरिएशन हो रहा है यहाँ पर, और जब भी लीनियर वेरिएशन होता है तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एवरेज मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है, एक और भी चीज यहाँ समझा जाए। इसी फॉर्मूले को एक नए तरीके से मैं चेंज करता हूँ। एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू क्या आया था, बोलिए? आया था फॉर्मूला रो जी बी इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले को एक नए तरीके से कन्वर्ट करिए। एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू रो जी एच बाई 2 इंटू बी एच। ठीक है, एक एच मैंने बी के साथ मल्टीप्लाई करके ले लिया और एक एच बाई 2 अकेला ले लिया। ठीक है, एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू क्या मिला, एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू ये है क्या, ये रो जी हो गया, रो जी, ये क्या है, एच बाई 2 क्या है, ये जो वर्टिकल सरफेस एरिया है इसके मिड पॉइंट का डेप्थ है, मिड पॉइंट का डेप्थ है। यानी कह सकते हैं जो हाइट को अगर y में लिखा जाए तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर आ रहा है उसका डेप्थ है ये वाई सी, इसको नाम दे दिया मैंने वाई सी, रो जी वाई सी इंटू ये क्या है, वर्टिकल एरिया, वर्टिकल एरिया तो ए वी है ये, ए वी। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया, एफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू रो जी वाई सी इंटू ए वी। अब आप दोनों फार्मूले, या तो फॉर्मूला ये या तो फॉर्मूला ये, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, कभी भी इजीली। आप समझ में आ रहा है सारा बात, सबको क्लियर हो रहा है? तो दोनों को एक बार अच्छे से समझ जाइए। हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू पी टॉप प्लस पी बॉटम बाई 2 मल्टीप्लाई बाई वर्टिकल एरिया, या रो सॉरी एफ एच इक्वल टू रो जी वाई सी इंटू वर्टिकल एरिया। ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसी में एक और आगे क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए, एक नया चीज भी सीखा जाए इसमें। कभी कभी आपसे इस क्वेश्चन को एक नए तरीके से ऐसे पूछता है कि अगर ये जो कलर कर रहा हूं मैं इसे एक्सिस एज्यूम किया जाए, पी क्यू एक्सिस, पी क्यू एक्सिस एज्यूम कर रहा हूं। ठीक, अगर इसका साइड फिगर देखेंगे आप तो कैसा बन रहा होगा, ये वर्टिकल वॉल है और एक लाइन मैं ले रहा हूं, ये लाइन पी क्यू, इस पर इस तरीके से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से तो क्या हो रहा है, ये जो फ्लूइड प्रेशर है दिस हैज द टेंडेंसी टू रोटेट द वॉल अबाउट पी क्यू, लाइन पी क्यू के अबाउट रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो रोटेट करने की टेंडेंसी रखने का मतलब होता है ये फ्लूइड जो है इस वर्टिकल वॉल पर एक टॉर्क लगा है अबाउट द लाइन पी क्यू। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि ये टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द लिक्विड टाउ इक्वल टू, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, सिंपल है। यहाँ पे आपने क्या किया, एच डेप्थ पर एक स्ट्रिप लिया, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, डीएफ लग रहा है हॉरिजॉन्टली। तो एच जो होगा, देखिए ध्यान से, ये है एच फ्रॉम दिस लाइन, अब फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली कितना, डीएफ। तो डीएफ और एच परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सा बात है, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला क्या, डी टाउ इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू, पढ़े हैं आपने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना लिया गया है डीएफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, एक्सिस से कितनी है, एच है। सो दिस डी टाउ विल बी इक्वल टू, डीएफ का वैल्यू कितना पुट करेंगे आप, प्रेशर इंटू डीए, प्रेशर इंटू डीए मल्टीप्लाइड बाई एच। तो डी टाउ विल बी इक्वल टू, प्रेशर की वैल्यू फ्रॉम द टॉप कितना होगा, रो जी एच इंटू डी एरिया का वैल्यू कितना होगा स्ट्रिप का, स्ट्रिप की एरिया होगी डी एच इंटू बी या बी इंटू डी एच इंटू एच। अब डी टाउ की जो वैल्यू आ रही है, डी टाउ इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखिए रो जी बी, रो जी
डी, एच इंटू एच क्या बना, एच स्क्वायर इंटू डी एच। एक बात और समझिए, अब इस पूरे पर फ्लूइड का टॉर्क अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। जो कांस्टेंट होगा उसे हम बाहर रखेंगे, वेरिएबल्स को इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, लिमिट लेंगे यहाँ पर, ठीक। इस क्वेश्चन को हम लोग एवरेज मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका क्या कारण है कि हम एवरेज मेथड से नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था एवरेज मेथड वहाँ पर अप्लाई हो सकता है जहाँ पर फंक्शन क्या हो, लीनियर हो जाए, ठीक। ये लीनियर फंक्शन नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएशन जो हो रहा है h पावर 2 हो रहा है, ठीक। और 2 नॉन लीनियर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं एवरेज मेथड। तो टॉर्क निकालने के लिए आप एवरेज नहीं निकाल सकते हैं, क्लियर है। आप इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ विल बी इक्वल टू रो जी बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी एच। दिस विल बी फ्रॉम 0 टू टाउ एंड दिस विल बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल एच। मैंने पहले बताया था कि एच की वैल्यू वेरी करेगी 0 टू कैपिटल एच। ये बनेगा क्या, टाउ, टाउ बराबर रो जी बी इंटू एच स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, एच क्यूब बाई 3। जितना पावर है एक पावर बढ़ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अपर लिमिट कैपिटल एच पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट 0, क्या मिलेगा आपको, कैपिटल एच क्यूब बाई 3। यानी टॉर्क का वैल्यू आ गया टाउ इक्वल टू रो जी बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया आपका टॉर्क का वैल्यू। टॉर्क अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द वर्टिकल वॉल अबाउट द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पी क्यू, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको, सारी बातें। चलिए इसको एक बार पॉज करके इसको पूरा एक बार सॉल्व करिए, फिर आगे प्रोसीड करिए, ठीक है। नोट्स कॉन्टिन्यूसली बनाते रहिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि बार बार वीडियो में नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप उस नोट्स को ले देख करके समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए आगे इसमें इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कनेक्ट कर देते हैं, एक और भी क्या तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखा जाए। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि दिस इज अ कंटेनर, जिसका डेप्थ है, इसको सिंपल तरीके से फोटो बनाइए, आइए ऐसे बनाते हैं। ये कंटेनर है, इधर में लिक्विड भरा जा रहा है, ठीक है, टॉप तक, और इधर से लिक्विड फ्लो ना करे उसके लिए जो वर्टिकल वॉल लगाई जा रही है, ठीक, वो वर्टिकल वॉल यहाँ से हिंज कर दी गई, यानी ये वर्टिकल वॉल इस तरीके से ये रोटेट कर सकती है, इस तरीके से, ठीक, बाहर की तरफ रोटेट कर सकती है, ठीक है ना। यही वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये लाइन पी क्यू के अबाउट रोटेट कर सकती है, ठीक है, ये बोला गया है। लिक्विड कितनी हाइट तक है, कैपिटल एच हाइट है। ये जो वॉल है हाइट इसका कैपिटल एच है, लेकिन अंदर की तरफ डेप्थ कितना है, बी है। ये सेम वॉल है, सेम वॉल है वैसा, ठीक। क्या हो रहा होगा, ये जो लिक्विड है अंदर का, इस पर बाहर की तरफ एक टॉर्क लगा रहा है, जो टॉर्क इसको बाहर की तरफ ओपन कर देगा तो सारा लिक्विड फ्लो कर जाएगा। लिक्विड को फ्लो होने से बचाने के लिए बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है, जैसे आपको कुछ भी बोल रहे हैं 10 न्यूटन या फिर 20 न्यूटन, जो भी एग्जांपल में लिया जाएगा, आप इसको कोई एक वेरिएबल के फॉर्म में नाम लीजिए। F0 फोर्स लगाया जा रहा है, कितना फोर्स, F0 की वैल्यू गिवन है। तो कह रहे हैं कि ये F0 फोर्स इस एक्सिस से कितना नीचे लगाया जाए, y इक्वल टू क्वेश्चन, कितना डेप्थ पर ये फोर्स लगाया जाए ताकि वो लिक्विड इस कंटेनर, इस वॉल को बाहर की तरफ ओपन ना कर पाए, ठीक है, ताकि लिक्विड फ्लो ना करे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, यानी y की वैल्यू पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग,
देखा क्या होगा अगर ये जो फोर्स है बाहर की तरफ से जो फोर्स लगा है वो कौन सा टॉर्क लगा रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है, और फ्लूइड कौन सा लगा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ वॉल, कौन सा इक्विलिब्रियम, ये भी ध्यान दीजिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ना, इसके रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू कितनी है, एफ नॉट मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना है y, दिस विल बी इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज कौन लगा है, फ्लूइड लगा है, फ्लूइड का टॉर्क इधर की तरफ अभी आपने ये पढ़ा है कितना है, रो जी बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, आप y की वैल्यू निकाल लीजिए f से डिवाइड करके, सो दिस y विल बी इक्वल टू रो जी बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3f नॉट, ठीक। तो आपको इतने डेप्थ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा f नॉट, तो ये इक्विलिब्रियम में रुका रहेगा और लिक्विड फ्लो नहीं करेगा बाहर की ओर, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया, अच्छा सा एग्जांपल है, आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।